हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो आज मैं जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आई हूं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इन्हें आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी मैं क्वेश्चंस ले आती हूँ उनके जो भी टॉपिक हमारे सामने आता है मैं कोशिश करती हूँ कि उसके बारे में हम बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन कर सकें, एक्स्ट्रा चीज़ों को जान सकें। तो आई होप कि आपको मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो बात करें कि कौन सा जिला है जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, किस राज्य का, तो उत्तर प्रदेश राज्य का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीतापुर। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि 7 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के, यूपी के 7 ऐसे जिले हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब वो जिले कौन कौन से हैं तो इसे आपको ध्यान रखना है। महाराजगंज जिला, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। तो ये वो जिले हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और ये किस राज्य के जिले हैं, तो ये सारे उत्तर प्रदेश राज्य के जिले हैं। लेकिन सीतापुर जो उत्तर प्रदेश का जिला है ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर पहले जान लेते हैं। जो बलिया जिला है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश के 7 जो जिले हैं वो बिहार राज्य की सीमा से सटे हुए हैं। तो इसे ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जो कि बिहार की सीमा से लगते हैं। बात करें कौन कौन से वो जिले हैं तो आपको याद रखना है, सोनभद्र है, कौन है, सोनभद्र, और चंदौली जिला, गाजीपुर जिला, बलिया जिला, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ये ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो कि बिहार की सीमा के साथ भी लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बलिया हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो पहले तो हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीपी सिंह। वीपी सिंह जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा इस घटना के बारे में जान लेते हैं। ये जो घटना है, एक मंडल आयोग का निर्माण किया गया, मंडल आयोग का गठन किया गया 1979 में। जनता पार्टी की उस टाइम पे सरकार थी, उसी सरकार के द्वारा 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया। अब इस आयोग का काम क्या था, इस आयोग का काम था कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग से थे उनकी पहचान करना। बात करें तो श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। हालांकि रिपोर्ट जो थी वो 1980 में पूरी हुई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह, मतलब यही बीपी सिंह जो थे, इनकी सरकार थी और 13 अगस्त 1990 को इस मंडल आयोग को लागू करने की इन्होंने घोषणा कर दी और इसका बहुत ही तीव्र विरोध पूरे देश में किया गया। तो इसे ध्यान रखना है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर एक बार समझ लेते हैं। जनता पार्टी की सरकार थी 1979 में, इन्होंने एक मंडल आयोग का गठन किया था। इस गठन का जो ये आयोग था, इसका मुख्य जो काम था वो क्या था, जो पिछड़े वर्ग थे आर्थिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनकी पहचान करना था। और इस टाइम जो गवर्नमेंट में थे वो कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वही बीपी सिंह थे। और 13 अगस्त 1990 की बात है, इन्होंने इस मंडल आयोग को क्या किया, लागू कर दिया और इसी का पूरे देश में विरोध किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के प्रमुख पुजारी हैं। तो ये सभी जानते हैं, आई होप कि इसका आंसर तो सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जो हैं ये गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। और बात करें थोड़ा सा और तो इनका मुख्य नाम क्या है, इनका मूल नाम क्या है, अजय सिंह बिष्ट है। और 21वें मुख्यमंत्री के रूप में 19 मार्च 2017 को ये उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोस्ट इन नोट का आविष्कार किसने किया। तो पोस्ट इन नोट का आविष्कार जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थर फ्राई के द्वारा किया गया था। इनका जन्म 19 अगस्त 1931 में हुआ था। यह एक अमेरिकन आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं। ध्यान रखना है ये कहाँ के हैं, तो अमेरिकन हैं
1931 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने पोस्ट इन नोट का आविष्कार किया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, शब्द स्वर्णिम चतुष्कोण से क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इस पे स्टार लगा लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ ताकि पूरा स्क्रीन पे आ जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की विकास परियोजना थी स्वर्णिम चतुष्कोण। अब ये किसको किसको जोड़ती है ये भी ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखिए, इधर कोलकाता को किससे जोड़ती है? दिल्ली से। कोलकाता को दिल्ली से, दिल्ली को किससे जोड़ती है? तो दिल्ली को मुंबई से, और मुंबई को किससे जोड़ती है? चेन्नई से। मुंबई को किससे जोड़ती है? तो चेन्नई से जोड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किसको जोड़ती है? चेन्नई से, और चेन्नई को कोलकाता से। तो इसी को क्या बोलते हैं? स्वर्णिम चतुष्कोण बोलते हैं। ये एक महानगरीय शहरों को जोड़ने की परियोजना थी, राष्ट्रीय राजमार्ग था। कोलकाता को दिल्ली से जोड़ दिया गया, दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, और चेन्नई को कोलकाता से। इस तरीके से इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो वो कौन से राजा थे? मार्तंड वर्मा थे, जिन्होंने कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त इन्होंने किया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चुंबकीय निरक्ष है, लाइन ऑफ फोर्स है, इस पे ये मेनली यही पूरा क्षैतिज होता है। और इस स्थान पर जो चुंबकीय सुई है उसका भी जो दिशा होती है वो क्या होती है? क्षैतिज होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे क्षैतिज होता है, यहाँ ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी है, उस पुस्तक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का नाम है बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी। इसको तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी भी यही है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम बाबर के बारे में। बाबर जो है मुगल साम्राज्य के पहले शासक थे। ये इन्होंने पानीपत की लड़ाई हुई, पानीपत की लड़ाई प्रथम जो लड़ाई थी पानीपत की 1526 में, उस टाइम दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश चल रहा था और शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी थे। तो ध्यान रखिए, जब बाबर आए 1526 में, इन्होंने एक शासक इब्राहिम लोदी से लड़ाई की और इनकी जीत हो गई। उस टाइम दिल्ली सल्तनत चल रहा था, उसमें लोदी वंश चल रहा था। लोदी वंश के शासक जो थे इब्राहिम लोदी थे, उनको हरा दिया बाबर ने, और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसे ध्यान रखना है, 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है। बाबर की जो पुस्तक है वो बाबरनामा है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की जो अवधि थी वो कितनी थी? तो जब 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए तो उन्होंने 2 हफ्ते तक काम किया था। 13 दिन तक का इनका कार्यकाल रहा था। फिर हुआ क्या कि संसद में इन्हें विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ और इस वजह से इन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो ये कहानी है 1996 की। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं लेकिन केवल 2 हफ्ते के लिए विश्वास मत इन्हें हासिल नहीं होता है, इस वजह से ये त्याग पत्र दे दिए। फिर इन्होंने 19 मार्च, ध्यान रखना है, डेट याद रखना है, 19 मार्च 1998 में दोबारा से भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और 22 मई 2004 तक ये सेवारत रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हफ्ते तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी एक प्रमुख कवि भी हैं, पत्रकार और प्रखर एक वक्ता भी थे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम बताइए जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ स्टालिन थे, जिन्होंने रूस में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। अब बात करें, भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू हुई है। मतलब पंचवर्षीय जो योजना थी, जो इसका दृष्टिकोण था, ये कहाँ से अपनाया गया था? तो ये रूस के संविधान से अपनाया गया था। अब और बात करें हम, तो भारत में 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना को शुरुआत की गई। इसका मॉडल पूछा जाता है, हैरड डोमर मॉडल के सिद्धांत था इसमें। हैरड डोमर मॉडल पर ये जो योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना, वो आधारित थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफ स्टालिन।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्वचालित वाहनों में जो द्रव चालित ब्रेक है ये पास्कल के सिद्धांत पे वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैव आवर्धन सामान्यतः किन से प्रकट होता है? पहली बात तो जैव आवर्धन होता क्या है? तो जब हमारे खाद्य श्रृंखला में कोई हानिकारक रसायन प्रवेश कर जाता है तो पोषण का स्तर जो है वो गिर जाता है, तो इसे ही क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन बोलते हैं। अब ये हानिकारक रसायन कौन हो सकते हैं? जैसे कि पीड़कनाशक हो सकते हैं, कीटनाशक हो सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जैसे कि आपको याद होगा डीडीटी जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा, मृदा अपरदन से बचाव के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो वेदिकाकरण एक तकनीकी है जिससे कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेदिकाकरण। और ये जो वेदिकाकरण विधि है ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो जो जलोढ़ मिट्टी है इसका विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। लगभग 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है, और ये एक उपजाऊ मिट्टी है और इसी कारण भारत एक कृषि प्रधान देश भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो ध्यान रखना है 5 से 11 जो आर्टिकल है ये हमारा भाग 2 में आता है। किस में आता है? भाग 2 से संबंधित है। भाग 2 से ये संबंधित है। अब भाग 2 में है क्या? तो भाग 2 में नागरिकता के विषय में बताया गया है। तो 5 से 11 जो आर्टिकल है वो भाग 2 का विषय है और ये नागरिकता से संबंधित है। अब अगर बात करें नागरिकता के बारे में तो भारतीय जो संविधान है इसमें नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 आया उसके तहत कहा गया कि जो व्यक्ति पंजीकरण के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। इससे पूर्व ये अवधि 6 माह की थी, तो इसे आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बस आपको मुझे थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, तो ध्यान रखिएगा ये नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 के विषय हैं आर्टिकल 5 से 11 तक। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो आर्टिकल जो हमारा 324 से 329 का विषय है वो क्या है? तो वो चुनाव है। चुनाव से संबंधित है ये आर्टिकल, ध्यान रखना है। चुनाव से ये आर्टिकल संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है इसके संबंधित कि 25 जनवरी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? 25 जनवरी 1950 को। और अगर पूछा जाता है 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का गठन 1989 में किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम किया? ये पुराना है, चूंकि क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था, तो इससे ध्यान रखना है ये रूस के साथ समझौता हुआ था। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल थी इसके निर्माण के लिए रूस से भारत ने समझौता किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है जो कि जल चक्र से संबंधित है। तो वाष्पीकरण होता क्या है कि जब गैस अवस्था में द्रव कोई बदल जाता है तो इसे वाष्पीकरण बोलते हैं। ऊर्ध्वापातन आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाता है तो उसे ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे आप कपूर देखे होंगे, कपूर को जलाने के बाद वो लिक्विड अवस्था में नहीं जाती, वो डायरेक्ट गैस अवस्था में चली जाती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है? अब ये क्वेश्चन चूंकि बहुत बड़ा है तो पहले हम मत देख लेते हैं और फिर इसके आंसर को देखेंगे। तो क्वेश्चन जो मत दिए गए हैं इनमें 4 मत दिए गए हैं जो कि बौद्ध धर्म से बताना है कि कौन सा रिलेटेड है। पहली बात, दुनिया दुखों से भरी है। क्या ये बौद्ध धर्म का है? तो हाँ, बिल्कुल ये बौद्ध धर्म का मत था कि दुनिया दुखों से भरी हुई है। लोगों की दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये भी बौद्ध धर्म का मत था।
यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ये भी बौद्ध धर्म के ही का ही मत था। तो ये तीनों ही मत किसके हैं? बौद्ध धर्म के हैं। लास्ट जो है हमारा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना नहीं। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता था। तो 1, 2 और 3 जो है ये बौद्ध धर्म का ही मत है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस खनिज से एनीमिया होता है? एनीमिया का मतलब क्या है? खून की कमी हो जाना, शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसकी कमी हो जाए, या फिर वो लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं वो खराब हो जाएं, जैसे एनीमिया बोलते हैं। और इसकी वजह से ऑक्सीजन जो पहुंचना, ऑक्सीजन चूंकि ढोने का काम कौन करता है? तो आरबीसी जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं और उसमें उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है, यही क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के पूरे शरीर में और पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। और अगर आरबीसी की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के परिवहन में कमी देखने को मिलती है। तो ये किसकी? आरबीसी मेनली जो हीमोग्लोबिन है, ये इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें आयरन पाया जाता है, और आयरन की कमी से ही मेनली एनीमिया रोग देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो शंकर देव जी जो थे ये असमिया भाषा को लोकप्रिय करने वाले थे। इन्होंने असमिया भाषा का प्रचार प्रसार किया और इसे बहुत ही लोकप्रिय बनाया था। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीनीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। ये एक रासायनिक तरीका है जिसमें कुछ पदार्थ का यूज किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसके लिए क्लोरीनीकरण का। अब सबसे अच्छा तो क्या है, अगर पानी को शुद्ध करना है, कम मात्रा में करना है, तो पानी को उबालना सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन क्लोरीनीकरण भी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसमें बात करें अगर, तो मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत होता है नदी। ध्यान रखिए, धरती पे बहुत ही अधिक पानी उपलब्ध है, लेकिन सभी सारे जो पानी का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो पीने योग्य नहीं है, क्योंकि उनमें रासायनिक और जैविक प्रदूषण बहुत अधिक पाया जाता है। मैक्सिमम जो पानी है जैसे महासागर, सागर, ये सभी क्या है? खारा पानी है, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है और इसलिए ये पीने के योग्य नहीं है। लेकिन जो नदी का पानी है यही सबसे शुद्ध पानी, मतलब पीने योग्य मीठे पानी के रूप में इसे जाना जाता है। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन कि पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो पाल शासक जो साम्राज्य था उसकी बात अगर कर ले थोड़ी थी हम, तो 750 से 1174 तक ये वंश चला था। इसके जो प्रथम शासक थे वो गोपाल थे। कौन थे? गोपाल इनके प्रथम शासक थे। इस वंश की अगर बात करें तो असम के कामरूप क्षेत्र के ये लोग शासक थे और ये बौद्ध धर्म को मानते थे। तो ये भी ध्यान रखना है, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। असम के कामरूप क्षेत्र के ये शासक थे और इसके पहले शासक गोपाल थे। इनका जो वंश था, ये जो पाल साम्राज्य था, ये 750 से 1174 तक चला था। तो ये सारे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।